हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? एकदम बढ़िया, चकाचक, मजे में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सर्कुलेटरी शॉक। सर्कुलेटरी शॉक के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम कई प्रकार के शॉक भी देखेंगे। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है और सेप्टिक शॉक क्या होता है, और साथ में उसका काज बताएंगे, उसका ट्रीटमेंट बताएंगे और पैथोफिजियोलॉजी पर डिस्कशन करेंगे। तो शॉक जो होता है, जनरली शॉक क्या होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अकर्स व्हेन बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड। जब इनफ ब्लड बॉडी को नहीं मिल रहा है तो शॉक हो जाता है। शॉक मतलब कि फेंटिंग हो जाएगी, आप तो बेहोश कह दो एक तरीके से, तो शॉक होगा। शॉक होता है मेनली 3 स्टेज होते हैं शॉक के। शॉक एक होता है नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, उसके बाद में इसको कंपेंसेटरी स्टेज भी कहते हैं, उसके बाद प्रोग्रेसिव स्टेज आता है और लास्ट में इरिवर्सिबल स्टेज आता है, जिसके बाद में शॉक को ट्रीट नहीं किया जा सकता है, डेथ होगी ही पेशेंट की। तो 3 स्टेज होते हैं और जितने भी शॉक होंगे उनका नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, बस कुछ चीज़ों का डिफरेंस होगा। जैसे कि न्यूरोजेनिक है तो उसमें ब्रेन का क्या हो रहा है, डैमेज, ब्रेन टिश्यू डैमेज हो रहा है, ब्रेन का नेक्रोसिस हो रहा है। और ब्रेन में टिश्यू में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। अब ब्रेन टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं बची, जैसे कार्डियोजेनिक हुआ तो हार्ट में नहीं पहुंच रहा है ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन उसको सप्लाई नहीं हो पा रही है अच्छे से। और उसके बाद जो प्रोसेस होगा हाइपोवोलेमिया, टिश्यू नेक्रोसिस, वो सभी में सेम रहेगा। तो अभी हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में बना के चार्ट, जिससे आप पूरा समझ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं शॉक को। शॉक क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अकर्स व्हेन बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड। पहला चीज हो गया शॉक का डेफिनेशन। अब शॉक कई तरीके के हो सकते हैं, उसको हम यहाँ पर ब्रीफ में देख लेते हैं कि आपको याद रहे। तो पहले देखते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक जो होता है ये होता है ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। तो ये किसके द्वारा होता है? एलर्जिक रिएक्शन के द्वारा होगा। एलर्जिक रिएक्शन के कारण क्या होता है? एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। और एनाफाइलेक्टिक इसमें क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, हिस्टामाइन का रिलीज होता है। हिस्टामाइन का क्या होता है? रिलीज, या हिस्टामाइन लाइक सब्सटेंस का रिलीज होगा। और ये जानते हैं हिस्टामाइन क्या करता है? डायलेशन, वैसो डायलेशन करवाएगा। वैसो डायलेशन कराएगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ब्लड का कम होगा, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, और आगे सेम होगा, अभी बताएंगे आगे। तो हिस्टामाइन क्या कराएगा? वैसो डायलेशन करवाता है, वैसो डायलेशन करवाएगा। और जिससे क्या कारण होगा, जिसके कारण शॉक होगा, उसे कहेंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक। और साथ में जब वैसोडाइलेशन होगा तो लॉस होगा फ्लूइड का, भाई ब्लड वेसल से लॉस होगा फ्लूइड का अराउंड द सराउंडिंग टिश्यू जो है उनमें ब्लड फ्लूइड जाएगा। कहाँ से? ब्लड वेसल से। तो हिस्टामाइन वैसोडाइलेशन कराएगा और फ्लूइड लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा, फ्लूइड लॉस टू सराउंडिंग। जो ब्लड वेसल है उसके सराउंडिंग में क्या हो जाएगा? फ्लूइड चला जाएगा। अब जब फ्लूइड चला गया तो वॉल्यूम ब्लड का कम हो जाएगा, वॉल्यूम ब्लड का कम हो जाएगा तो एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा। तो ये एनाफाइलेक्टिक शॉक के बारे में ब्रीफ हो गया, अभी इसको डिटेल में बताएंगे। एनाफाइलेक्टिक शॉक एक होता है सर्कुलेटरी शॉक। सर्कुलेटरी शॉक, सर्कुलेटरी शॉक क्या होता है कि सर्कुलेटरी शॉक के में क्या होता है? रिड्यूस टिश्यू परफ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन रिड्यूस हो जाता है। और टिश्यू परफ्यूजन रिड्यूस होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा टिश्यू में। तो सर्कुलेटरी शॉक में ये चीज़ होती है। और उसके बाद में एक होता है कंपेंसेटेड शॉक। कंपेंसेटेड शॉक यानी कि अभी ये रेगुलेट हो सकता है, नॉन प्रोग्रेसिव है। तो कंपनसेटेड शॉक में क्या होता है? कंपनसेटरी जो मैकेनिज्म होती है, जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है अपने बॉडी की, वो ओवरकम हो जाती है इसमें। तो ये क्या होता है? ये है अर्ली स्टेज। किसका है? अर्ली स्टेज है शॉक का, स्टेज ऑफ शॉक, अर्ली स्टेज ऑफ शॉक where the compensatory मैकेनिज्म ओवरकम, जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो ओवरकम हो जाती है विथआउट, अगर कोई एक्सटर्नल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया।
तो यहाँ पर लिखना विदाउट एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, यहाँ पर जोड़ लेना कंपनसेटेड शॉक में। ये कुछ शॉक के बारे में बात हो गया। अब हम और चीज़ें देखते हैं कि हाइपोवैल्यूमिक शॉक क्या होता है और न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है। देखो लिखते रहिएगा आप लोग, जिससे कि वीडियो बहुत ही स्लो ना लगे। अगर लिखेंगे नहीं तो वीडियो आपको स्लो लगेगा, इसके कारण लिखते रहिए, लिखते रहिए। अगर आप लोग नोट नहीं बना रहे हैं तो आप लोग रफ में लिखें, लेकिन लिखें, लिखना कंपलसरी है। इतना अच्छा लिखवा के बनवा रहा हूँ, और क्या चाहिए, लिखो जल्दी जल्दी, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं हाइपोवैल्यूमिक शॉक। हाइपोवैल्यूमिक शॉक, हाइपोवैल्यूमिक शॉक, वॉलेमिक शॉक, हाइपोवॉलेमिक शॉक। इसमें क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है ब्लड वॉल्यूम। जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा रिड्यूस। और ब्लड वॉल्यूम अगर रिड्यूस हो जाएगा तो वेनस रिटर्न भी क्या हो जाएगा, वेनस रिटर्न भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और वेनस रिटर्न अगर रिड्यूस हो गया तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और हो जाएगा हाइपोवैल्यूमिक शॉक कंडीशन हो जाएगा, अगर ये ट्रीट नहीं किया गया तो हाइपोवैल्यूमिक शॉक के बारे में बात हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं इरिवर्सिबल शॉक। रिवर्सिबल शॉक, इरिवर्सिबल शॉक है कि अब चाहे इतना ट्रीटमेंट कर रहे हो, अब वो अच्छा नहीं हो सकता है, डेथ करेगा ही वो। तो इरिवर्सिबल शॉक क्या होता है, ये स्टेज है शॉक का। ये क्या है, स्टेज ऑफ शॉक, स्टेज ऑफ शॉक, स्टेज ऑफ शॉक, जहां पर पेशेंट स्टिल अलाइव बट कैन नॉट रिवर्स द इफेक्ट ऑफ शॉक। तो शॉक को रिवर्स नहीं कर सकता है इसमें, ये स्टेज है शॉक का, नाम से ही है इरिवर्सिबल शॉक। तो शॉक को रिवर्स नहीं कर सकता है इसमें। तो इसमें क्या होगा, शॉक नॉट रिवर्स्ड, शॉक जो हो प्रोग्रेस होता रहेगा, उसका रिवर्सल नहीं होगा इरिवर्सिबल शॉक में। अगला देखते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन टिश्यू का डैमेज होता है। और इसके डैमेज होने के कारण वाइड स्पीड लॉस होता है, वैस्कुलर टोन का, स्पीड लॉस ऑफ वैस्कुलर टोन। अब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, बस यहाँ पर आप लोग जनरल चीज़ें जान लीजिए कि क्या होता है। आप लोगों को नाम तो पता हो ना, क्या होता है थोड़ा सा पता हो, उसके बाद में आप लोग कुछ बना चुना के भी लिख सकते हैं प्रॉफ में। तो वैस्कुलर टोन लॉस हो जाती है, वाइड स्पीड लॉस होता है वैस्कुलर टोन का, अगर ब्रेन डैमेज होगा तो उसे कहेंगे न्यूरोजेनिक शॉक। और इसमें इंक्रीज हो जाती है वैस्कुलर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब वैस्कुलर कैपेसिटी क्या होगा, पीछे वीडियो पढ़ा चुका हूँ। वैस्कुलर कैपेसिटी क्या होती है कि नीड इंक्रीज हो गई टिश्यू की, जितना ब्लड चाहिए था, ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट होगा, जितना चाहिए था वो उसका डिमांड बढ़ गया है, कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया है, तो वैस्कुलर कैपेसिटी बढ़ चुकी है। तो ये हो गया न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में। अगला है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक जब होता है जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो सेप्टिक शॉक होता है। तो अगला हम पढ़ेंगे सेप्टिक शॉक के बारे में, और उसके बाद में चलेंगे कॉजेज ऑफ द शॉक, सर्कुलेटरी शॉक, ठीक है। सेप्टिक शॉक कार्डियोजेनिक शॉक के बाद में ये दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का मॉडर्न हॉस्पिटल में, इसलिए क्लिनिशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्या है, ये रिजल्ट होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा रिजल्ट होता है सेप्टिक शॉक। और इसमें क्या होता है, वाइड स्प्रेड वैसोडाइलेशन होता है, वैसोडाइलेशन होगा तो हाइपोवोलेमिया हो गया, आगे मामला सेम रहेगा, टिश्यू में ब्लड सप्लाई
कम हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो क्या हो गया, हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होगी तो क्या होगी, नेक्रोसिस होगी, नेक्रोसिस हो जाएगा तो क्या होगा, टिश्यू डेथ हो जाएगा। ये चीज़ें हर शॉक में कॉमन ही रहेगा, तो आप लोग इसको ध्यान ही रखना। तो ये बात हो गया जनरल चीज़ें कि शॉक कौन कौन से हैं, उनका थोड़ा थोड़ा डिफिनीशन क्या है, कैसे होते हैं, उनके बारे में बात हो गया। अब हम चलते हैं कि आखिर ये सर्कुलेटरी शॉक जो होता है उसका फिजियोलॉजिकल कॉज क्या है। तो फिजियोलॉजिकल कॉज देखते हैं, फिजियोलॉजिकल कॉज देखते हैं किससे कैसे होता है। तो इसका फिजियोलॉजिकल कॉज देखें तो दो प्रकार का हो सकता है। एक में कार्डियक आउटपुट अफेक्ट होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, और एक में कार्डियक आउटपुट नॉर्मल रहता है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है। दो कंडीशन में हो सकता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाए तब भी हो सकता है, और कार्डियक आउटपुट नॉर्मल रहे तब भी हो सकता है। तो कार्डियक आउटपुट जैसे डिक्रीज है, कार्डियक आउटपुट अगर डिक्रीज है तो पहले नंबर कार्डियक आउटपुट ये कैसे होगा, कार्डियक जैसे कि या तो कार्डियक एबनॉर्मलिटीज होगी, कार्डियक एबनॉर्मलिटीज होगी, कार्डियक एबनॉर्मलिटीज हो जाएंगी तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट करेगा, शॉक कॉज करेगा। या तो डिक्रीज हो गया क्या भैया, कार्डियक वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा ना, तो अगर वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाए तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, तो वो शॉक को कॉज कर सकता है ना, कर सकता है भाई। तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज हो गया वेनस रिटर्न डिक्रीज हो गया तो क्या हो सकता है, शॉक, ये इसका कारण हो गया। अब वेनस रिटर्न डिक्रीज है तो ब्लड वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, वैस्कुलर टोन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, वैस्कुलर टोन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वैस्कुलर टोन डिक्रीज हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो सकता है। या अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ब्लड फ्लो में तब भी क्या हो सकता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ब्लड फ्लो में, तब भी कार्डियक आउटपुट क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, और इस कंडीशन में शॉक हो सकता है। अब दूसरा देखते हैं कि कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, तब भी शॉक हो रहा है, तो ये क्यों होता है। देखो कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, देखो कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है या ज़्यादा है नॉर्मल से, तब भी शॉक हो जाता है। इसका कारण है पहला एक्सेसिव मेटाबॉलिक रेट है, मतलब जो टिश्यू हैं उनको ज़्यादा ब्लड अमाउंट चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, उतना कार्डियक आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, इनएडिक्वेट है कार्डियक आउटपुट, जो कार्डियक आउटपुट से ब्लड निकल रहा है वो इनएडिक्वेट है उतना ऑक्सीजन और ब्लड टिश्यू को उतना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में। तो एक्सेसिव मेटाबॉलिक रेट हो जाए तो ये हो सकता है, या एबनॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन पैटर्न हो, एबनॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन पैटर्न हो। एबनॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन पैटर्न क्या होता है कि इस कंडीशन में जहां पर हमको ब्लड की सप्लाई चाहिए वहां नहीं होता है, कहीं अलग हो जाए, तो जिस टिश्यू को ज़्यादा रिक्वायर्ड है ब्लड वहां कम जाके जहां ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड है वहां चला जाए, तो क्या होगा, एबनॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन पैटर्न होगा। इसके कारण क्या हो सकता है, सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है। तो ये फिजियोलॉजिकल कॉज हुआ। अब हम देखते हैं कि आर्टेरियल जो ब्लड प्रेशर है, यानी कि आर्टेरियल प्रेशर है, यानी कि बीपी, तो बीपी पे क्या चेंज होगा। तो ध्यान रखना बीपी मिसलीडिंग होता है, ध्यान रखना ये मिसलीडिंग होता है। मतलब कोई कहे कि इसका ब्लड प्रेशर बहुत ही डिक्रीज हो गया तो इसको शॉक हो जाएगा अभी, तो ये मिसलीडिंग है, क्योंकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सकता है, नॉर्मल रहे तब भी शॉक हो सकता है, और ऐसा देखा जाता है कि अगर बीपी हाफ डिक्रीज हो गया तब भी शॉक नहीं होता है, तो शॉक नहीं होता है, ऐसा भी देखा जाता है। इसलिए बीपी क्या है, मिसलीडिंग है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं टिश्यू डेट्रियोशन। देखो ये चीज़ पहले बता चुका हूँ आपको कि जो टिश्यू डेट्रियोशन है यानी कि टिश्यू नेक्रोसिस है, वो इंड स्टेप होता है किसका, शॉक का।
उस नेक्रोसिस, लास्ट में नेक्रोसिस होगी और टिश्यू डेथ ही होता है, लास्ट स्टेप होता है। और जो शॉक होता है, शॉक एक बार शुरू हो गया तो वो खुद को स्टिमुलेट करता है, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक में रहता है। तो पॉजिटिव फीडबैक का अभी एक चार्ट भी दिखाएंगे आपको कि कैसे एक दूसरे को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, ये एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को कैसे पॉजिटिव फीडबैक में रखते हैं। देखो आपको एग्जाम में लिखना है, इसलिए मैं पॉइंट नहीं लिखवा रहा हूँ, अच्छे से लिखवा रहा हूँ जिससे आप लिख सकें एग्जाम में। तो हल्का स्लो लगेगा वीडियो आपको। देखो एक चीज ध्यान रखना, टिश्यू deterioration is end step of shock, मतलब नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू, और इसके कारण क्या होगा, डेथ होगा टिश्यू का, डेथ ऑफ टिश्यू होगा। ठीक है, ये इन स्टेप है, यानी कि जितने भी शॉक होंगे अगर वो प्रोग्रेसिव हैं और इरिवर्सिबल स्टेप में स्टेज में पहुंच गए तो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, डेथ ऑफ टिश्यू होगा। ये चीज़ हो गई, एक बात हो गई। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो शॉक होते हैं इटसेल्फ लीड करते हैं शॉक में, एक चीज़ ये भी याद रखना, शॉक इटसेल्फ लीड शॉक। अगर शॉक है तो अपने आप ही शॉक को लीड कर देगा। ये प्रोग्रेसिव मतलब ये पॉजिटिव फीडबैक में रहते हैं, इसलिए तो अगर किसी को शॉक है और ट्रीट नहीं किया गया तो और शॉक ज़्यादा वर्सन हो जाएगा, ज़्यादा ही वो थ्रेटनिंग हो जाएगा, क्योंकि वो बढ़ता रहेगा, प्रोग्रेसिव है होता है शॉक। क्योंकि भाई न्यूट्रिएंट सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए ना टिश्यू को, वो नहीं मिल पाएगा तो धीरे धीरे और ही ज़्यादा वर्सन होता जाएगा, और कम होती जाएगी ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई, जिसके कारण क्या होगा, ये सब दिक्कत आएगी। अब हम देखते हैं स्टेजेस कितने होते हैं आखिर शॉक के, स्टेजेस ऑफ शॉक। तो शॉक के स्टेजेस इतने बार बोल चुका हूँ, कितने होते हैं बताओ। पहला क्या होगा, नॉन प्रोग्रेसिव, इसे कंपनसेटरी स्टेज भी कहते हैं, कंपनसेटरी स्टेज भी कहेंगे। कंपनसेटरी क्यों कहेंगे, क्योंकि इससे कम मतलब अगर हम ट्रीटमेंट दें या नॉर्मल बॉडी भी इसको कंपनसेट कर सकती है सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स द्वारा, तो इसलिए इसको कंपनसेटरी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, कंपनसेटरी। ठीक है, तो नॉन प्रोग्रेसिव या कंपनसेटरी स्टेज एक हो गया। तो इसमें क्या होगा, फुल रिकवरी हो जाएगा, फुल रिकवरी विथआउट थेरेपी की आवश्यकता नहीं होगी, रिकवरी अपने आप ही हो जाती है। दूसरा क्या होता है, प्रोग्रेसिव स्टेज होता है, यानी कि इसमें थेरेपी की आवश्यकता होती है, थेरेपी दिया जाता है रिवर्स करने के लिए। तीसरा स्टेप होगा इरिवर्सिबल स्टेज। अब इसमें थेरेपी चाहे जितना दोगे, टिश्यू निक्रोसिस होना तय है, यानी कि टिश्यू डेथ होगा और शॉक में जाएगा, फाइनल स्टेज तक शॉक के पहुंचेगा और डेथ कॉज करवाएगा। तो इरिवर्सिबल स्टेज में थेरेपी का कोई रोल नहीं होता है, थेरेपी चाहे जितना देते रहेंगे सभी थेरेपी फेल हो जाएगी इरिवर्सिबल स्टेज में। तो ये 3 स्टेज होते हैं। अब ये 3 स्टेज के बारे में बात हो गया। अब हम देखते हैं काज ऑफ शॉक। शॉक का कॉज क्या है, पहले हम हाइपोवोलेमिया देखते हैं, क्योंकि हाइपोवोलेमिया ही मेन कॉज होता है शॉक का। हाइपोवोलेमिया होगा तो हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई तो हाइपोक्सिया होगा तो क्या हो जाएगा, टिश्यू डेथ होगा, नेक्रोसिस होगी और मामला एंड स्टेज हो गया किसका, शॉक का। तो ये बात हुई। हम देखते हैं कि काज क्या है आखिर शॉक का। अभी तक फिजियोलॉजिकल काज हम देखे थे, कार्डियक आउटपुट बढ़ना ना बढ़ना और क्यों बढ़ता है क्यों नहीं बढ़ता है, उसके बारे में देखे थे। अब हम देखते हैं कि आखिर क्या होता है जब वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बड़ा हो जाएगा वीडियो भाई, हल्का बड़ा तो होगा ही। ठीक है, कॉजेज ऑफ शॉक का कारण देखते हैं। देखो लॉन्ग आंसर में आता है ये, या शॉर्ट में पूछा सकता है कोई अलग से सॉल्व देके, तो इसलिए लॉन्ग लंबा होगा वीडियो। कॉजेज ऑफ शॉक का कॉजेज क्या होता है, देखो हाइपोवोलेमिया, पहला कारण क्या है, हाइपोवोलेमिया।
हाइपोवोलेमिया, इसका हीमोरेजिक शॉक भी कहते हैं, हीमोरेजिक शॉक भी कहेंगे, हीमोरेजिक शॉक भी कहेंगे हाइपोवोलेमिया अगर होगा तो। हाइपोवोलेमिया क्यों होता है? अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो लीवर को पहुंच ही नहीं पाएगा ब्लड, और लीवर नहीं जाएगा तो हार्ट को नहीं पहुंचेगा। पोर्टल सर्कुलेशन और स्प्लेनिक सर्कुलेशन पढ़ाया हूँ पीछे, आप देख सकते हैं। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और ये रिड्यूस कर देगा प्लाज्मा वैल्यूम को। ये क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा प्लाज्मा वैल्यूम को। प्लाज्मा वैल्यूम को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देता है। प्लाज्मा वैल्यूम को रिड्यूस कर दिया तो क्या हो जाएगा? हाइपोवोलेमिया। ब्लड वैल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। दूसरा कॉज क्या हो सकता है? बर्न में, जैसे कि सेवियर बर्न हो गया, सेवियर बर्न हो गया तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे? बर्न हो जाएंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा? और इससे भी फ्लूइड क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। फ्लूइड लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। ये बर्न के बारे में बात हो गया। अब अदर कंडीशन, इसमें भी प्लाज्मा वैल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्लाज्मा वैल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा और हाइपोवोलेमिया कॉज करेगा। जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया। तीसरा देखते हैं, डिहाइड्रेशन हो गया। तो डिहाइड्रेशन में भी क्या होगा? प्लाज्मा वैल्यूम डिक्रीज होगा। डिहाइड्रेशन में भी प्लाज्मा वैल्यूम डिक्रीज हो जाता है। या अब डिहाइड्रेशन में क्या होता है हम लोग जानते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन कैसे कैसे हो सकता है? एक्सेस स्वीटिंग हो जाए, एक्सेस स्वीटिंग हो जाए, ठीक है, एक्सेस स्वीटिंग हो जाए, और क्या हो जाए? फ्लूइड लॉस हो जाए, फ्लूइड लॉस हो जाए, फ्लूइड लॉस हो जाए डायरिया के द्वारा। जैसे कि डायरिया में फ्लूइड लॉस हो जाए, डबल आ रहेगा, डायरिया में क्या हो जाए? फ्लूइड का लॉस हो जाए। अरे यार, डायरिया में क्या हो जाए? फ्लूइड लॉस हो जाए, तो डिहाइड्रेशन होगा। साथ में किडनी से फ्लूइड का लॉस हो जाए, किडनी फ्लूइड लॉस हो जाए तो भी क्या होगा? डिहाइड्रेशन उसी कहेंगे। तो ये सब लॉस होंगे फ्लूइड के, तो कॉज करवाएंगे, क्या कॉज करेंगे? मतलब प्लाज्मा वैल्यूम को डिक्रीज करवाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा? हाइपोवोलेमिया होगा, जो कि हीमोरेजिक शॉक भी कहलाता है। हाइपोवोलेमिया होगा, उस शॉक को कॉज कराएगा। ये बात हो गया। अब जो हाइपोवोलेमिया शॉक होता है, ये मेनली जो मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपोवोलेमिया का, वो है ट्रॉमा, यानी कि एक्सीडेंट हो गया आपका। तो एक्सीडेंट में क्या था? ब्लड लॉस हो जाता है, तो ये ट्रॉमा मोस्ट कॉमन कॉज है, एमसीसी है, मोस्ट कॉमन कॉज है ट्रॉमा। ट्रॉमा में क्या होगा? ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है। फ्रैक्चर हो गया, ब्लड वेसल्स क्या गई? फट गई, इसके कारण क्या हो जाएगा? ब्लड लॉस, और ब्लड लॉस होगा तो हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, हीमोरेजिक शॉक होगा। ये बात हुआ शॉक के बारे में। अब हम स्टेजेस को डिस्कस करते हैं कि कितने स्टेज होते हैं और उसमें क्या होता है, उसके बारे में बात करता हूँ। और पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। तो आप लोग जब प्रॉप में लिखेंगे तो जैसा मैं लिखवा रहा हूँ ऐसे ही आप लोग याद रखें और लिखते चले जाएंगे। अगर आपको आगे पीछे हो रहा है कि इधर से उधर आ रहा है, तो आपको जो याद आए आप लिखते चले जाइएगा। ये नहीं कि वहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि पहले क्या था बाद में क्या था। पहले और बाद में कुछ नहीं देखना है, बस लिखते जाना है, लिखते जाना है। तो पहला देखते हैं नॉन प्रोग्रेसिव शॉक। नॉन प्रोग्रेसिव शॉक, इसको कंपनसेटेड शॉक भी कहते थे। अब नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेना, पीछे लिखा हूँ। तो नॉन प्रोग्रेसिव शॉक, नॉन प्रोग्रेसिव मतलब कि ये मेंटेन कर लिया जा रहा है बॉडी द्वारा इटसेल्फ। और किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा? सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स के द्वारा। और कई सारी चीज़ें होती हैं जो मेन रोल पर प्ले करेगा सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स। तो कैसे मेंटेन होगा? यानी कि इसमें क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ शॉक बाय बॉडी। इसमें मेंटेनेंस हो जाएगा बाहर शॉक का, यानी कि वर्स्ट कंडीशन नहीं आएगा शॉक का, ये अपने आप ही मेंटेन हो जाता है। तो ये कैसे होता है? देखो, सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स एंड अदर फैक्टर ग्रेट रोल प्ले करते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम एंड अदर फैक्टर
प्ले ग्रेट रोल इन दिस, ग्रेट रोल। कंपनसेशन करने में, शॉक को प्रोग्रेस ना होने देने में सिंपैथेटिक सिस्टम और अदर फैक्टर ग्रेट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं डिटोरिएशन, प्रिवेंट नेक्रोसिस को प्रिवेंट करेंगे कि डिटोरिएशन अगर टिश्यू को से बचा लेंगे अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है जैसे कि कौन कौन होते हैं, जैसे कि बायरो रेफ्लेक्स हुआ। जैसे ही हाइपोवोलेमिया होगा तैसे बायरो रेसेप्टर रेफ्लेक्स क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और बायरो रेसेप्टर अगर एक्टिवेट हो गया तो ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाएगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा और फिर से ब्लड वैल्यू नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स जो होता है वो भी कंपनसेशन करवाता है शॉक का, यानी कि हाइपोवोलेमिया को प्रिवेंट करता है और नेक्रोसिस नहीं होने देता है। तो CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स हो गया। और ये भी क्या करता है, पावरफुल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन काज करता है। ये क्या होता है, पावरफुल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाता है CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स। और तीसरा क्या है, तीसरा है रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो भी हम इसको कंपनसेट कर सकते हैं शॉक को। चौथा नंबर क्या हुआ, चौथा नंबर है इंक्रीज हो गया सिक्रेशन, इंक्रीज रेनिन का सिक्रेशन इंक्रीज हो गया। और रेनिन का सिक्रेशन इंक्रीज हो गया तो ये क्या करवाएगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड बनवाएगा। और एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि वेसल्स को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और ब्लड फ्लो को डिक्रीज करवा देगा। और जिससे तुम्हारा जो हाइपोवोलेमिया है वो रुक जाएगा, हाइपोवोलेमिया कंपनसेट होगा। तो इंक्रीज रेनिन, एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये सब कंपनसेटरी मैकेनिज्म हैं जो ये करवाते हैं। ये सब चीज़ें क्या करवाते हैं, कंपनसेशन करवाते हैं, यानी कि नॉन प्रोग्रेसिव शॉक में रोल प्ले करते हैं। और चीज़ें हैं तो यहाँ पर जगह नहीं है, फिर इसको मिटाना पड़ेगा। तो ऊपर वाला हम क्या करते हैं, रब करते हैं। ये सब फैक्टर लिख रहा हूँ जो कि रेगुलेट करते हैं, मतलब शॉक को होने नहीं देते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव स्टेप्स में वर्क करते हैं। तो अगला क्या है, इंक्रीज हो जाए सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन, एंटी डायबिटिक हार्मोन भी कहते हैं ना, एंटी डायबिटिक हार्मोन। मतलब ये रिटेंशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट करवाएगा, रिटेंशन करवाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो हाइपोवोलेमिया को प्रिवेंट करेगा। तो ये भी हो सकता है पांचवा नंबर। छठवां नंबर क्या होगा, छठवां नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा सिक्रीशन इसका नॉरएपिनेफ्रिन का, नॉरएपिनेफ्रिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। तो नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा तो ये भी क्या करवाएगा, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से, और एड्रिनल ग्लैंड की मेडुला से। तो एड्रिनल मेडुला से ये रिलीज होगा नॉरएपिनेफ्रिन, जो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है पेरिफेरल आर्टरियोल को और वेन को, और इंक्रीज करवाता है हार्ट रेट। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन लिख दो ना, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा और हार्ट रेट को क्या कराएगा, इंक्रीज करवाएगा। तो ये भी हाइपोवोलेमिया को प्रिवेंट करेगा और शॉक को प्रिवेंट करेगा। ये बात हो गया। सातवें नंबर पे देखते हैं, सातवां नंबर क्या है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म। कंपनसेटरी मैकेनिज्म अगला क्या है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। सम डिस्टर्बेंस गाइस बस, लेकिन हम चलते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है जो कि रेगुलेट करता है हाइपोवोलेमिया को नहीं होगा इसलिए प्रिवेंट करता है शॉक को।
तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज में वर्क करती हैं और शॉक को होने से प्रिवेंट करती हैं। इसके बारे में बात हो गया। अब अगर ये चीज़ें नहीं हुई, ये चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि भाई ये चीज़ जब ही होगी जब वर्स्ट कंडीशन नहीं होगा, ऑक्सीजन की कमी बहुत ही ज़्यादा नहीं हो गई होगी, तो तब ये होगी। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी, लेकिन अब ज़्यादा ही कमी हो गई तो अगला स्टेज हो जाएगा प्रोग्रेसिव स्टेज। अगला कौन आएगा? प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज। और प्रोग्रेसिव स्टेज जो होता है ये पॉजिटिव फीडबैक के अंतर्गत रहता है, यानी कि ये विशियस साइकिल में चलेगा, चलता ही रहेगा। जो बनेगा वो दूसरे को स्टिमुलेट करेगा, जो बनेगा वो दूसरे को स्टिमुलेट करेगा। इससे क्या होगा? एक विशियस साइकिल जनरेट हो जाएगी और प्रोग्रेस होता रहेगा डिजीज, मतलब शॉक का जो मैकेनिज्म है वो प्रोग्रेस होता रहता है। तो प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है? जो प्रोग्रेसिव स्टेज होता है इसमें ये होता है कार्डियक डिप्रेशन। इसमें क्या होता है? कार्डियक डिप्रेशन। कार्डियक डिप्रेशन होगा, यानी कि हार्ट अब डिप्रेस हो गया है, अब उतना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, कार्डियक डिप्रेशन होगा। वैसोमोटर फेल्योर हो जाएगा, वैसोमोटर फेल्योर हो जाएगा। जो वैसोमोटर सिस्टम था वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा प्रोग्रेसिव स्टेज में, क्योंकि विशियस साइकिल चल रही है। अभी जब उसको बनाएंगे, अभी चार्ट दिखाएंगे आपको, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे उसको। तो वैसोमोटर फेल्योर हो जाएगा और साथ में ब्लॉकेज होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ वेरी स्मॉल वेसल्स बाय स्लज ब्लड क्या हो? क्योंकि हीमोलाइसिस हो गया तो आरबीसी टूट के ब्लड वेसल्स पे चिपक गई, तो जो स्लज वेसल होगा, यानी कि विशियस फ्लूइड, जो विशियस ब्लड है वो ब्लड वेसल्स पे चिपक जाते हैं, जिसको कहते हैं ब्लॉकेज। जिसके कारण क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज ऑफ वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी। तो इंक्रीज हो जाएगी कैपिलरी परमेबिलिटी। अब कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो जो प्लाज्मा वॉल्यूम था वो स्क्यूज आउट हो जाएगा। कहाँ से? ब्लड वेसल से, जिससे और भी हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इनकी जाएगा कैपिलरी परमेबिलिटी। ये बात हो गया। उसके बाद में अब क्या होने लगा? नेक्रोसिस शुरू हो गई। तो कुछ जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो टॉक्सिन जनरेट करती हैं ब्लड वेसल्स की, इसे कहते हैं इंडोटॉक्सिन। तो क्या हो जाएगा इसमें? जो इस्केमिक भैया, जो जहाँ पर टिश्यू पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा, या ब्लड नहीं पहुँच पाया, तो उसे क्या कहेंगे? इस्केमिक टिश्यू। तो जो इस्केमिक टिश्यू होंगे वो रिलीज करेंगे टॉक्सिन। इस्केमिक टिश्यू जो होंगे अब क्या करने लगेंगे? टॉक्सिन इसका रिलीज करने लगेंगे, टॉक्सिन रिलीज। तो इस्केमिक टिश्यू क्या करने लगेंगे? टॉक्सिन रिलीज करने लगेंगे, जैसे कि इंडोटॉक्सिन। अब टॉक्सिन रिलीज हुआ तो ये और ज़्यादा क्या करवाएगा? नेक्रोसिस करवाएगा। तो इस्केमिक टिश्यू टॉक्सिन रिलीज करने लगेंगे, जैसे कि इंडोटॉक्सिन। और इंडोटॉक्सिन क्या करवाएगा? कार्डियक डिप्रेशन, और ज़्यादा कार्डियक डिप्रेशन करवाएगा। इसलिए कहता हूँ पॉजिटिव वे में होते हैं। जो बना इस्केमिक टिश्यू वो इंडोटॉक्सिन जनरेट किया, वो और ज़्यादा कार्डियक डिप्रेशन करवा दिया। पहले शुरुआत में कार्डियक डिप्रेशन ही हुआ था, उसके बाद वैसोमोटर फेलियर हो गया, उसका ब्लॉकेज ऑफ वेरी स्मॉल वेसल्स हुआ, उसके बाद इंक्रीज हो गई कैपिलरी परमेबिलिटी की, और कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई। उसके बाद इस्केमिक टिश्यू हुआ, इस्केमिक टिश्यू से इंडोटॉक्सिन रिलीज हुआ, इंडोटॉक्सिन कार्डियक डिप्रेशन करवा दिया और ज़्यादा। तो ये पॉजिटिव फीडबैक में है। अभी इसको आप लोग अच्छे से और समझेंगे। तो कार्डियक डिप्रेशन हुआ और उसके बाद में सेलुलर डेट्रियोशन होगा। उसके बाद में क्या होगा? नेक्रोसिस या कहें तो सेलुलर डेट्रियोशन। तो क्या हुआ? नेक्रोसिस हो गया। नेक्रोसिस हुआ, ऐसे आप कहते हो डेटेरियोरेशन हो गया किसका? टिश्यू का। ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव स्टेज के बारे में बात हुआ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप नेक्रोसिस ना लिखिए,
आप नेक्रोसिस यहाँ पर ना लिखिए, क्योंकि नेक्रोसिस तब होगी डेथ ऑफ टिश्यू जब क्या होगा, इरिवर्सिबल स्टेज होगा। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ पर नेक्रोसिस नहीं हुआ, यहाँ पर कभी क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलुलर डिटेरियोरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेलुलर डिटेरियोरेशन हो रहा है। सेलुलर डिटेरियोरेशन मतलब कि सेल्स क्या हो रही हैं, खराब होने लगी, उसको मतलब इस्केमिक होने लगी ज़्यादा। और इसके बाद में अगला स्टेज आएगा इरिवर्सिबल स्टेज। वहाँ पर सेल की नेक्रोसिस होगी, सेल डेथ होगा और पेशेंट का भी उसी साथ डेथ ही होगा। तो ये बात हो गया प्रोग्रेसिव स्टेज के बारे में। साथ में ये ध्यान देना, जो प्रोग्रेसिव स्टेज होता है इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें पैची एरियाज ऑफ टेक्रोनेक्रोसिस होने लगता है, लेकिन पूरा तरीके से नेक्रोसिस नहीं हुआ। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या होता है, पैची एरियाज ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस अकर्स। यहाँ पर पैची एरियाज ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस अकर होगा, यानी कि अब पैच बनने लगे नेक्रोटिक टिश्यू के। अभी पूरा तरीके से नेक्रोसिस नहीं हुई, थोड़े थोड़े पैच बनने लगे नेक्रोटिक टिश्यू के। और ये क्यों होगा? क्योंकि पैची ब्लड फ्लो होगा डिफरेंट आर्गन में, क्योंकि पैची नेक्रोसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि पैची ब्लड फ्लो होगा डिफरेंट आर्गन में। ये चीज़ें हो गई। तो ये नेक्रोसिस के बारे में बात हुआ था। अब एक चीज़ कुछ और यहाँ लिख लेते हैं। तो स्टेज के बारे में बात हो गया, आप तो समझ चुके होंगे। अगर लंग में ये चीज़ हो रहा है तो कुछ उसको नाम देते हैं, वो नाम पता देखना है हमें। देखो यही चीज़ अगर डेटेरियोरेशन हो जाए अगर लंग का, अगर डेटेरियोरेशन हो जाए किसका, लंग का, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। अगर लंग का डिटेरियोरेशन हो गया तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। और इस कंडीशन को कहते हैं शॉक लंग सिंड्रोम। क्या कहते हैं? शॉक लंग सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो चीज आपको बताना था कुछ। और इसके कारण क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, डेथ सेवरल डेज लेटर। ठीक, कुछ दिन के बाद में क्या हो जाएगा, डेथ हो जाता है पेशेंट का। तो ये प्रोग्रेसिव स्टेज के बारे में बात हुआ। साथ में एक चीज़ और ध्यान देना, अभी प्रोग्रेसिव स्टेज अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रोग्रेसिव स्टेज में एसिडोसिस हो जाती है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, एसिडोसिस होती है। अब एसिडोसिस होगा, जो डिफरेंट एसिड बन रही है उसके कारण क्या हो जाएगा, एसिडोसिस होगा। यानी कि जो लोकल टिश्यू एसिडोसिस होगी। अब एसिडोसिस शॉक के कारण हो रहा है, शॉक के कारण एसिडोसिस हो रहा है, लेकिन जो लोकल टिश्यू एसिडोसिस होगी वो भी शॉक को और बढ़ा देगी। लोकल टिश्यू एसिडोसिस जो है वो शॉक को और बढ़ा देगी, स्टिमुलेट कर देगी। तो ये पॉजिटिव फीडबैक में है एक दूसरे के। ठीक है, एसिडोसिस हुई शॉक के कारण, अब जो एसिडोसिस हुई उसके कारण भी शॉक बढ़ जाएगा। तो क्या है, पॉजिटिव फीडबैक है। अब और ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक में, इसलिए विशियस साइकिल चलती रहेगी। और अगला स्टेप आ जाएगा इरिवर्सिबल शॉक। तो हम अगला स्टेज यहीं पर बता दे रहे हैं। अगला स्टेज क्या आएगा, इरिवर्सिबल शॉक हो जाएगा अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया। व्हेन नो ट्रीटमेंट, व्हेन नो थेरेपी, कोई थेरेपी अगर नहीं दी गई तो क्या होगा, इरिवर्सिबल शॉक होगा। और इसमें नेक्रोसिस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, नेक्रोसिस होगी और क्या होगा, डेथ होगी। ठीक है, तो ये बात हुआ स्टेजेस के बारे में। अब इसको एक चार्ट से समझ लेते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक कैसे होता है। हम ये देखते हैं कि आखिर पॉजिटिव फीडबैक कैसे होता है और एक फीडबैक दूसरे फीडबैक को कैसे आखिर स्टिमुलेट कर देता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो,
कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो सिस्टेमिक ब्लड फ्लो क्या होगा, डिक्रीज। सिस्टेमिक ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया तो कार्डियक न्यूट्रिशन डिक्रीज हो जाएगा, न्यूट्रिशन टू टिश्यू डिक्रीज हो जाएगा, इंट्रावैस्कुलर क्लॉटिंग होगी। क्या होगी, इंट्रावैस्कुलर क्लॉटिंग। और इंट्रावैस्कुलर क्लॉटिंग होगी तो वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और वेनस रिटर्न अगर डिक्रीज हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट को फर्दर डिक्रीज कर रहा है। वैसे ही न्यूट्रिशन टू टिश्यू अगर डिक्रीज हुआ तो न्यूट्रिशन ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम अगर डिक्रीज हो गया, न्यूट्रिशन डिक्रीज हो गया वैस्कुलर टिश्यू का, तो ये परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी इंक्रीज करवा देगा, जिससे क्या जो प्लाज्मा है वो बाहर निकल जाएगा ब्लड वेसल से, जिससे ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और फिर से वेनस रिटर्न को डिक्रीज करेगा और फिर से कार्डियक आउटपुट को स्टिमुलेट करेगा डिक्रीज करने में। ऐसे ही अगर न्यूट्रिशन डिक्रीज हो गया वैस्कुलर सिस्टम का तो ये वैस्कुलर डायलेशन करवाएगा, वैस्कुलर डायलेशन करवाएगा तो वेनस पूलिंग होगी, और वेनस पूलिंग होगी तो क्या हो जाएगा, वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा और फिर से कार्डियक आउटपुट को पॉजिटिव फीडबैक देगा और कार्डियक आउटपुट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही अगर न्यूट्रिशन टू टिश्यू डिक्रीज है और न्यूट्रिशन ऑफ ब्रेन नहीं हो रहा है तो इसलिए डिक्रीज हो जाएगा वैसोमोटर एक्टिविटी, वैसोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा तो वैस्कुलर डायलेशन होगा, वैस्कुलर डायलेशन होगा तो वेनस पूलिंग होगी, और वेनस पूलिंग होगा तो वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा और फिर से ये पॉजिटिव फीडबैक देगा और कार्डियक आउटपुट को और डिक्रीज कर देगा। तो ये वर्सन कर देता है, पूरी विशियस साइकिल बना देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है एक दूसरे को। देखो टॉक्सिन जो है वो वेनस डायलेशन करवा रहा है, मतलब टॉक्सिन क्या कर रहा है, कार्डियक डिप्रेशन भी करवा रहा है, और कार्डियक डिप्रेशन भी क्या करवा रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है कि कार्डियक आउटपुट को और कम कर दिया जाए, कार्डियक आउटपुट को और कम कर दिया जाए। तो ये पूरा एक साइकिल होती है जो पॉजिटिव फीडबैक में होती है। पॉजिटिव फीडबैक होने के कारण अगर थेरेपी नहीं दिया जाए तो इरिवर्सिबल शॉक हो जाता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इरिवर्सिबल शॉक में जितनी भी एटीपी मालिक्यूल जो एटीपी मालिक्यूल हो जाती है वो सब लॉस हो जाती है इरिवर्सिबल शॉक में। तो चाहे मोनोफास्फोरस हो, चाहे डाइफास्फेट हो, चाहे ट्राइफास्फेट हो, या चाहे एडेनोसिन हो, केवल इनका लॉस हो जाता है। तो ये बात हुआ मैकेनिज्म में कि कैसे आखिर पॉजिटिव फीडबैक में रहता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आखिर अब हम पढ़ेंगे सीधे कि कौन कौन से टाइप हैं, अदर टाइप, जैसे न्यूरोजेनिक क्या है और एनाफाइलेक्टिक क्या है, उसके बारे में डिटेल में। तो पहले पढ़ते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है, इसमें इंक्रीज हो जाती है वैस्कुलर कैपेसिटी, वैस्कुलर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। वैस्कुलर कैपेसिटी इंक्रीज हो गया मतलब वैस्कुलर नीड इंक्रीज हो गया, ज़्यादा जितना ऑक्सीजन चाहती थी उससे ज़्यादा अब आवश्यकता हो रही है टिश्यू को, तो वैस्कुलर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है इसमें। और ये ब्लड वॉल्यूम इसमें डिक्रीज नहीं होता है, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल रहता है, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल रहता है, लेकिन वैस्कुलर कैपेसिटी न्यूरोजेनिक शॉक में इंक्रीज हो जाती है। और जो ब्लड वैस्कुलर कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाने के कारण जो ब्लड वॉल्यूम है वो इनएडिक्वेट होता है, इनएडिक्वेट टू टिश्यू, क्योंकि वैस्कुलर कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसके कॉजेज देख लेते हैं, तो अब देखो अगर आप इसको उस वाले पीछे पॉजिटिव फीडबैक में घुसाना चाहते हो तो कहाँ पर घुसेड़ोगे इसको, देखो ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है तो हाइपोवोलेमिया वाला चीज़ वहाँ पे मत डालना, इसको डालना हाइपोक्सिया वाले में। अभी आगे बता दूंगा आपको कि कहाँ कैसे आपको यूज करना है और कैसे हाइपोक्सिया से नेक्रोसिस तक पहुँचाएंगे, ठीक है। डिफरेंट जैसे कार्डियोजेनिक कहाँ पर घुसेड़ेंगे और न्यूरोजेनिक कहाँ पर डालेंगे, ये सब चीज़ें बता दूंगा। देखो काजेज क्या होता है, काजेज होता है डीप जनरल एनेस्थीसिया अगर दे दिया तो ये होता है न्यूरोजेनिक, डीप जनरल एनेस्थीसिया दे दिया तो उस कंडीशन में साइड इफेक्ट के रूप में न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। दूसरा क्या हुआ, अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया तो फिर न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। और ब्रेन डैमेज हुआ तो होगा ही ब्रेन डैमेज, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, न्यूरोजेनिक शॉक। तो ये न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में बात हो गया। अब पढ़ते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या हीट हो जाएगा, मतलब गर्मी है उसके ऊपर से मेहनत करवाना पड़ता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक
अब एनाफाइलेक्टिक शॉक पहले ही पढ़ा चुका हूँ, एलर्जी रिएक्शन के कारण होता है, ठीक है। वो चीज़ें फिर बार बार में लिखने कोई फायदा है नहीं। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है? एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्टिक शॉक को एनाफाइलेक्सिस भी कहते हैं, एनाफाइलेक्सिस भी कहते हैं। और ये एलर्जिक कंडीशन है, एलर्जिक कंडीशन है, ठीक है, एलर्जिक कंडीशन है एनाफाइलेक्सिस। और इसमें क्या होता है, कार्डियक आउटपुट एंड बीपी डिक्रीज हो जाता है ड्रेस्टिकली, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होता है कार्डियक आउटपुट एंड बीपी। और कार्डियक आउटपुट और बीपी डिक्रीज हो गया तो हाइपोवोलेमिया हुआ, फिर टिश्यू नेक्रोसिस, इस्केमिया होगा, हाइपोक्सिया होगा और नेक्रोसिस हो जाएगा, टिश्यू डेथ होगा और इरिवर्सिबल स्टेज आएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीट नेक्रोसिस, डेथ। तो कार्डियक आउटपुट एंड बीपी क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाती है। इसमें एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन है तो एंटीबॉडी एंड एंटीजन रिएक्शन होगी एनाफाइलेक्टिक शॉक में। और साथ में जो मस्ट सेल होती हैं, मस्ट सेल कहाँ पर पाई जाती है और बेसोफिल कहाँ पाया जाता है, बताओ, सोचो सोचो। तो मस्ट सेल जैसे कि ब्लड में रिलीज करवाएंगे हिस्टामाइन, हिस्टामाइन। और जो मस्ट सेल होती है, मस्ट सेल पेरी कैपिलरी टिश्यू में, पेरी कैपिलरी टिश्यू में ये क्या रिलीज करवाएंगे, हिस्टामाइन, ये भी रिलीज करवाते हैं हिस्टामाइन। तो पेरी कैपिलरी टिश्यू में जो मस्ट सेल होती हैं वो बेसोफिल जहाँ ब्लड पे है वो हिस्टामाइन रिलीज करवाएंगी और हिस्टामाइन लाइक सब्सटेंस भी रिलीज करवाएंगी, हिस्टामाइन लाइक सब्सटेंस भी रिलीज करवाती हैं। और ये क्या करवाता है, वैसोडाइलेशन, ये सब चीज़ें पहले बता चुका हूँ, वैसोडाइलेशन करवाएगा हिस्टामाइन। और पहला नंबर ये क्या कर रहा है, वैसोडाइलेशन, वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, मतलब कि ब्लड जो प्लाज्मा है वो बाहर जाने लगेगा, इससे और ब्लड वॉल्यूम कम होगा। वैसोडाइलेशन में ब्लड वॉल्यूम तो कम ही होगा, लेकिन वैस्कुलर परमेबिलिटी भी बढ़ा देता है, जिसके कारण कि जो प्लाज्मा होगा वो स्क्यूज आउट हो जाएगा ब्लड वेसल से, जिससे भी हाइपोवोलेमिया होगा। और तीसरा क्या करता है, ये वैस्कुलर कैपेसिटी को बढ़ा देता है, वैस्कुलर कैपेसिटी को बढ़ा देता है, कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो ये तीन चीज़ें करता है हिस्टामाइन लाइक सब्सटेंस एंड हिस्टामाइन, और जिससे क्या होगा, एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा। हाइपोवोलेमिया हुआ, उसके बाद में क्या होगा, टिश्यू इस्केमिया हुआ, उसके बाद में टिश्यू हाइपोक्सिया हुआ, और हाइपोक्सिया के बाद में क्या हो गया, इरिवर्सिबल, पहले रिवर्सिबल चेंजेस होंगे टिश्यू में, उसके बाद इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे, नेक्रोसिस हो जाएगी। तो ये हो गया एनाफाइलेक्टिक शॉक के बारे में। अब देखते हैं सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक वीडियो हल्का लंबा हो गया है यार, बड़ा टॉपिक है इसलिए लंबा हो ही जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, कई सारे शौक हैं, अच्छे से समझाएंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सेप्टिक शॉक, वह है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो सेप्टिक शॉक होगा कब होगा, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। और ये लगभग वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है, अभी एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो जैसे सेप्टिक शॉक जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है क्लिनिशियंस के लिए, तो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर क्लिनिशियन, बिकॉज सेकेंड मोस्ट एमसीसी है, सेकेंड एमसीसी है, मोस्ट कॉमन काउज है डेथ का इन मॉडर्न हॉस्पिटल, मॉडर्न हॉस्पिटल, ठीक है। और पहले पर क्या हो, कार्डियोजेनिक शॉक होगा, यानी शॉक है वर्स्ट। तो ये बात हो गया सेप्टिक शॉक के बारे में। अब देखते हैं आखिर कि टिपिकल कॉजेज क्या है। तो अब देखते हैं टिपिकल कॉजेज ऑफ सेप्टिक शॉक। तो कॉजेज पहला देखते हैं, पहला कॉज देखते हैं, पहला कॉज है पेरिटोनियल
पेरिटोनाइटिस हो गया, पेरिटोनाइटिस। अब पेरिटोनाइटिस कई तरीके की हो सकती है, कई तरीके से फैल सकती है पेरिटोनाइटिस। जैसे कि पेरिटोनाइटिस इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हुआ यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब से, तो पहला हो गया, ये हो गया स्प्रेड इन्फेक्शन बाय यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब। एफटी लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो स्प्रेड इन्फेक्शन बाय यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब, पेरिटोनाइटिस। दूसरा फिर पेरिटोनाइटिस ही है, और ये कहाँ से होगा, पेरिटोनाइटिस है ये रप्चर, ये इन्फेक्शन resulting from rupture of GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का रप्चर हो जाए, उससे इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर उस प्रकार की पेरिटोनाइटिस भी सेप्टिक शॉक करवा सकती है। तीसरा है जनरलाइज्ड बॉडी इन्फेक्शन। जनरलाइज्ड बॉडी इन्फेक्शन, अगर जनरलाइज्ड बॉडी इन्फेक्शन है तो भी क्या हो जाएगा, सेप्टिक शॉक। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेप्टिक शॉक हो सकता है। चौथा नंबर देखते हैं, जनरलाइज्ड गैंग्रीनस इन्फेक्शंस। तो जनरलाइज्ड गैंग्रीनस इन्फेक्शंस में है, ये करवाता है गैंग्रीन बैसिलाई द्वारा। जैसे कि गैंग्रीन बैसिलाई क्या है, काज कर दी इसको, तो गैंग्रीन बैसिलाई काज करती है ये चीज़। तो ये बात हो गया कुछ कॉजेज के बारे में। और कॉजेज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखा नहीं चला सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग में दिक्कत होगी, आवाज़ नहीं आएगी सही से। अगला है इन्फेक्शन स्प्रेड बाय ब्लड। ऐसे इन्फेक्शन जो ब्लड द्वारा स्प्रेड होते हैं, फ्रॉम किडनी। और एग्जाम्पल है कोलोन बैसिलाई, ये भी क्या करवाएगा, सेप्टिक शॉक को रिजल्ट करवाता है। अब देखते हैं स्पेशल फीचर ऑफ द सेप्टिक शॉक। स्पेशल फीचर देख लेते हैं भाई सेप्टिक शॉक का। सेप्टिक शॉक पे 60 नोट पूछा सकता है, इसलिए थोड़ा बता दे रहा हूँ कि आप सेप्टिक शॉक का डेफिनेशन लिख दें, और जो वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसको लिख दें, और अभी एक चीज़ और बताऊँगा उसको लिख दें, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो स्पेशल फीचर देखते हैं, तो फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो फीचर्स में क्या होगा, हाई फीवर होगा, पहला हाई फीवर होगा, बहुत ही तेज बुखार होगा, और मार्क्ड वैसोडाइलेशन होगा, तीसरे नंबर पे क्या होगा, हाई कार्डियक आउटपुट होगा, इन परहैप्स शायद हाफ पेशेंट्स, जो हाफ पेशेंट मिलेंगे उसमें हाई कार्डियक आउटपुट देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे क्या होगा, सर्जिंग ऑफ द ब्लड होगा, सर्जिंग ऑफ ब्लड होगा कि ब्लड सर्ज आउट कर जाएगा, उस पर ब्लड वेसल्स पे बैठ जाएगा, क्योंकि हेमोलिसिस होगी, आरबीसी टूटेगी। पांचवा नंबर क्या होगा, माइक्रो ब्लड डेवलपमेंट हो जाएगा, माइक्रो ब्लड क्लॉट बन जाएगा, माइक्रो ब्लड क्लॉट देखने को मिलता है सेप्टिक शॉक में। तो ये फीचर्स हो गया सेप्टिक शॉक के बारे में। और जो माइक्रो ब्लड क्लॉट बना इसे कहते हैं डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। क्या कहते हैं, डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन कहते हैं इसे।
तो ये बात हो गया, ये बात हो गया भैया किसके बारे में, सेप्टिक शॉक के बारे में। अब ट्रीटमेंट देखेंगे और लास्ट में हम एक समरी के टाइप में देखेंगे क्या होता है आखिर 3 स्टेज में शॉक में, ठीक है। और बड़ा वीडियो हो गया होगा, 54 मिनट का हो गया भाई साहब, बात नहीं। चलो ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करोगे भैया शॉक का, तो ट्रीटमेंट करने के लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी पे देखते हैं। रिप्लेसमेंट थेरेपी करोगे, रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होगा, ब्लड एंड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, ब्लड एंड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करो, फिर ट्रीटमेंट कर सकते हो। या डेक्स्ट्रम सॉल्यूशन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, डेक्स्ट्रम सॉल्यूशन दिया जाता है रिप्लेसमेंट थेरेपी में। तो इसमें क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा बैलून, तो ब्लड एंड प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन करवा दिया जाएगा, डेक्स्ट्रम सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो प्रिवेंट करेगा शॉक को। वैसे ही अब देखते हैं न्यूरोजेनिक एंड एनाफाइलेक्टिक तो ये तो जनरल चीजें होंगी शॉक में दिया जाता है। अब न्यूरोजेनिक और एनाफाइलेक्टिक शॉक के ट्रीटमेंट देखता हूँ। शॉक ट्रीटमेंट तो इसमें क्या होगा, हम यूज करते हैं सिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग का, मिमेटिक्स का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन, है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो आप फुल फॉर्म लिखिएगा, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन क्या है इसका एग्जाम्पल है। और बहुत सारी हो सकती हैं, आप सेकेंडरी में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में जब पढ़ेंगे सिम्पैथोमिमेटिक्स के बारे में तो बहुत सारी ड्रग है, आप परेशान मत होइए, बस यहाँ पर आप इतना ध्यान रखिए। तो ये बात हो गया। अदर थेरेपी क्या दे सकते हैं, अदर थेरेपी शॉक में क्या दे सकते हैं। अदर थेरेपी की बात करें तो ऑक्सीजन थेरेपी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हेड डाउन पोजीशन कर सकते हैं, हेड उल्टा टांग दो सारे, हेड डाउन पोजीशन, ठीक है। सॉरी आपकी गलती से निकल गया। हेड डाउन पोजीशन मतलब कि उल्टा कर दो, और जो हेड होना चाहिए, हेड 12 इंच लोअर होना चाहिए देन फीट। इस कंडीशन में शॉक से प्रिवेंट किया जाता है, क्योंकि वेनस कूलिंग हो जाती है, वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है। तो जो उल्टा लटकाओगे तो क्या हो जाएगा, वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, शॉक प्रिवेंट होगा। तो इसलिए उस हेड डाउन पोजीशन किया जाता है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन थेरेपी दे दो, अभी इधर लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया जाएगा, ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाएगा। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिया जाता है, कॉर्टिकॉइड्स दिया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट के बारे में बात हो गया। अब हम जनरल देख लेते हैं कि आखिर कैसे क्या हुआ, तो स्टेजेस में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लास्ट चीज समझ लेते हैं इसमें कि आखिर निष्कर्ष क्या निकला आखिर शॉक का, उसके बारे में बात करते हैं। देखो पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस देखते हैं कि शॉक का क्या होता है। तो जैसे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, टिश्यू का परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा, टिश्यू में यानी कि कम ब्लड जा रहा है, कम ऑक्सीजन जा रहा है, न्यूट्रिएंट कम मिल रहा है, तो टिश्यू का परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। अब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो ये स्टिमुलेट करेगा किडनी को, ब्लड वेसल्स को और हार्ट को। किडनी को स्टिमुलेट करके एंजियोटेंसिन का सिक्रेशन करवाएगा और एल्डोस्टेरॉन बनाएगा, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन बढ़ाएगा, और एल्डोस्टेरॉन क्या करवाता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाता है, यहाँ पे ध्यान रखना। ब्लड वेसल्स में क्या कराएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, इंक्रीज करवाएगा बीपी को। वहीं पर हार्ट में क्या कराएगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, कंट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज या कंपनसेटरी स्टेज कहते हैं, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज क्या होगा, अगर ये चीजें नहीं हो पाई तो दूसरा स्टेज क्या होगा, प्रोग्रेसिव स्टेज हुआ। इसमें रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यू परफ्यूजन होगा, और कंटिन्यूड अगर फ्लूइड लॉस होता रहा तो क्या हो जाएगा, फेल्योर हो जाएगा कंपनसेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कंपनसेशन हो रहा था, ये अब फेल हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, और वो स्टेज कहलाएगा प्रोग्रेसिव स्टेज।
उसके बाद में और अगर ज़्यादा विस्कस साइकिल चलती ही रही तो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल स्टेज, इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा परफ्यूजन और सेलुलर हाइपोक्सिया होगी और बाद में क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस और सेल डेथ। तो अगर ये था शॉक के बारे में वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। अब अगला टॉपिक होगा न्यूरोफिजियोलॉजी। धन्यवाद।